अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। जिन खदशात का इजहार बहुत दिनों से किया जा रहा था वो खदशात अब साबित हो चुके हैं, दुरुस्त हो चुके हैं। पार्लियामेंट और अदलिया कहा जा रहा था कि ये टकराने वाले हैं, अब ये टकराव हो चुका है। पार्लियामेंट में कौमी असम्बली में एक करारदाद पास की गई जिसमें यह कहा गया कि 3 रुकनी बेंच का फैसला कि पंजाब में 14 मई को इंतखाबात करवाए जाएं, ये अकलियती बेंच का फैसला है, लिहाजा इसको मुस्तरद करते हैं। मुस्तरद करने का मतलब यह है, ना सिर्फ यह कहा बल्कि इस करारदाद में यह भी कहा गया कि जो 4-3 का ये इंटरप्रिटेशन चल रही है, 4-3 का फैसला, उसको नाफिजुल अमल करार देते हैं। क्या कौमी असम्बली के पास ये इख्तियार है? पाकिस्तान का आइन का आर्टिकल 189 और 190 क्या कहता है इस हवाले से कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब कोई फैसला आ जाए तो उसमें फिर आपके पास चॉइसेस नहीं रहती। लेकिन इस वक्त हुकूमत, पीडीएम में शामिल जमातें वो बाकायदा टकराव के मूड में हैं। ये सारा मामला किस तरीके से अनफोल्ड होगा, जाहिर है कि ये हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होगा। लेकिन आपको मालूम है, हम जब भी प्रोग्राम शुरू करते हैं, हम आते हैं, हम आपको बताते हैं कि आज इस सियासी मौजू पर बात होगी, आज इस अदालती, आईनी, कानूनी मामले के ऊपर बात होगी। जाहिर है कि इस वक्त एक बड़ा हैपनिंग टाइम है, लेकिन आज हमारे प्रोग्राम का आगाज थोड़ा डिफरेंटली हो रहा है। मरियम नवाज साहिबा की गुज़श्ता 24 घंटों से ट्विटर के ऊपर एक वीडियो वायरल है और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस हवाले से बात हो रही है। मरियम नवाज साहिबा कनेक्ट करना चाहती हैं पाकिस्तान के आम आवाम से, और ये किसी भी लीडर का हक है, चाहे वो इमरान खान हो, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हो, बिलावल भुट्टो जरदारी हो, मरियम नवाज हो या कोई भी लीडर हो, वो मैसेज से कनेक्ट करने के लिए मीडिया का इस्तेमाल करता है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है। और यहां पर मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो आपको फ्रूट चाट बनाती हुई नजर आती हैं। क्या वाकई पाकिस्तान के हर घर में हर खातून खाना वो फ्रूट चाट बना रही है? वो कनेक्ट कर सकती है मरियम नवाज साहिबा से? मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो जिन फ्रूट्स का इस्तेमाल कर रही हैं इस फ्रूट चाट में, वो तो शायद दूर से ही देख सकते हैं, उनकी खुशबू सूंघ सकते हैं पाकिस्तान में लोग। माहिर मईशत मुजम्मिल असलम साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वो हमारे साथ हैं, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं एम्बेसडर अब्दुल बासित। इस मामले से हम आगाज़ करेंगे, जाहिर है कि इस मामले पर भी बात होगी। पार्लियामेंट और अदलिया किस तरीके से आपस में टकरा रहे हैं, आगे चलकर बात होगी, लेकिन पहले हम बात करते हैं इस मामले पर। मुजम्मिल असलम साहब, अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है सर। सर, ये 10 सेकंड की वीडियो है, मैं आपको दिखा देता हूं, वो देख लीजिए। उस 10 सेकंड की वीडियो पे पहले आपका तबसरा दरकार है। इसमें आप देख सकते हैं कि वो जो है वो चम्मच हिला रही हैं, फ्रूट चाट बन रही है, सेब, अमरूद और अनार आपको दिखता है इसमें। ये 10 सेकंड की वीडियो है मुजम्मिल असलम साहब। इनकी रेट लिस्ट मैंने जाकर चेक की तो मुझे पता चला कि कोई भी शय ऐसी नहीं है कम से कम इस्लामाबाद में जो 500 रुपए से नीचे हो। केला है वो 500 रुपए दर्जन है, सेब है, अंगूर है, अमरूद है, अनार है, तमाम के तमाम जो फ्रूट्स हैं वो लोगों की पहुंच से बाहर हैं। पॉलिटिकल लीडर्स करते हैं ये सब कुछ। आपका पहले तबसरा चाहिए कि मरियम नवाज साहिबा की जो फ्रूट चाट है उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए जी, मैं आपको थोड़ा सा रेटों का अंदाजा दे देता हूँ, क्योंकि इत्तेफाक से जो है आज बेगम साहिबा ने कहा था कि जरा फ्रूट ले आइएगा चाट के लिए, फ्रूट नहीं है। तो मैं खुद गया था और रोजा खोला है और इसमें कोई लगी झपकी नहीं है। अनार का वैसे आपको पता है मौसम खत्म हो चुका है, तो इस वक्त इम्पोर्टेड अनार है, 800 रुपए किलो अनार है। कीवी जो है 600 रुपए किलो है। आप तो कहते हैं हुकूमत की इम्पोर्टेड है। कराची केला जो है 400 रुपए दर्जन है। तो मैं आपको बताता हूँ मैंने लिया क्या था। 1 दर्जन केला लिया था, आधा किलो अनार लिया था, 1 किलो अंगूर लिया था, 1 किलो कीवी लिया था, 1 किलो चीकू लिया था और 1 किलो सेब लिया था। ये 6 चीजें मिला के 4000 रुपए की आई। ठीक है ना, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये 1-1 किलो, आधा किलो, मेरी हिस्ट्री नहीं है कभी आधा किलो 1 किलो लेने की। 3 किलो 5 किलो इस तरह हम चीजें लेते हैं, लेकिन वो रमजान है, इतना खाया नहीं जाता, जाया ना हो जाए। तो ये 1-1 किलो, आधा किलो करके ये 4000 रुपए की जो है ना चाट लेकर है। अब बात आपने की कनेक्ट करने की आवाम से। देखिए ये तो आवाम से डिस्कनेक्टेड है ना। आप देख लें, अभी चंद अरसे पहले इनके बेटे की शादी हुई थी। उस शादी को जिस तरह इन्होंने डिस्प्ले किया था, उस पे जो
मैं नहीं ये कहता कि ये ना करें, खुशी मनाए, अल्लाह करे इससे 10 गुना मनाए, लेकिन इसका जिस तरह डिस्प्ले किया गया कि इंडियन डिजाइनर्स के जो है कपड़े मलबूसात बनाए गए, राहत फतेह अली खान का कॉन्सर्ट हो रहा था उन शादियों में, ठीक है, और फिर वैसी उससे बड़ी एक ग्रैंड शादी जो है लंदन में अलग की गई। फिर अभी आजकल के हालात में आप बात कर ले कि मैं जरा से इस टॉपिक को थोड़ा सा सर मौजूद दरअसल जाहिर है कि हम फोकस फ्लूड चार्ट पे नहीं कर रहे, सर ये बताने की कोशिश, जरा मैक्रो लेवल पर आए, इसको जरा हमें बताएं, समझाएं। एक और डिफरेंट बात, जी जी जी, मैं यही इस पे आपको बताना चाह रहा था कि अभी आपको अंदाजा अभी सुना ही होगा आपने कि वज़ीर आज़म साहब, मरियम साहिबा यहाँ से एक वक्त और लंदन से सब हज और उम्रे के लिए जा रहे हैं। एक तो ये कि वहां से निजी जहाज में जाया जाएगा उम्रे के लिए। आज की तारीख में इसहाक डार साहब ने वजीर हज के साथ ऐलान किया है कि 44,000 लोगों की दरखास्तें थी, 72,000 लोगों की दरखास्तें आई हैं, 44,000 को देना था। तो अब वजीर आजम साहब ने मशवरा दिया कि आप कुरानदाजी ना करें, सबको भेज दें। ये भी इन्होंने रोजा खोलते ही झूठ बोल दिया। 90,000 हाजी की दरखास्तें थी, मतलब जो सरकारी स्कीम से जाना था, उसमें से सिर्फ 72,000 आए। ये पाकिस्तान की तारीख का पहली दफा वाकया हुआ है। ये इसलिए हुआ है कि 13 लाख रुपए का हज कौन कर सकता है। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ है कि 90,000 जो सरकारी कोटे से जो हज पे जाते हैं वो पूरे नहीं हुए। ये है माइक्रो पसफंजर, और ये वहां से जहाज में जा रहे हैं स्पेशल, जी सऊदी अरब के बादशाह के हम मेहमान है। इधर फ्रूट चाट बन रही है अनार और वो दिखा के कि जी हम सिर्फ सियासत नहीं करते, हम जो है अवाम में है। ये अवाम मतलब आप अवाम के लिए ये चीजें मुहैया करें। आपको पता है ये जो ज़ालाबारी हुई है, तमाम जितने भी ऊपर कुर्बानी के, आड़ू के, सारे की सारे जो है ना, ये अभी जो फसल कहते हैं, जो बाग से इनकी वो आनी थी वो खराब हो गई है। और जो गंदम की जो है बाग, वो पूरे सही, जो है वो सही। ये देखिए मुजम्मिल असलम साहब, जाहिर है कि ये यालाबारी या बारिश, इसको तो कोई हुकूमत नहीं कंट्रोल कर सकती। जाहिर है कि ये एक कुदरती अमल है, कुदरती आफत है, गलत वक्त पर आ जाए, उसका नुकसान हो जाए। आप मुझे ये बताइए, बल्कि आप ये सुनिए, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अब से थोड़ी देर पहले लॉयर्स कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया इस्लामाबाद में, और उस इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वो फंड्स के हवाले से क्या कह रहे हैं। पर जाहिर है कि ये अवेलेबिलिटी जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं है, उसके हवाले से हम बात करेंगे, आपसे पूछेंगे कि ये क्या मुमकिन नहीं है हुकूमत के पास कि वो 20 अरब रुपए जो है वो निकाल सके, 20-21 अरब रुपए। ये सुनिए जरा। लॉयर्स कॉम्प्लेक्स का संगे बुनियाद रखा गया, जिसके लिए 1.8 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई है। काश इस रकम का यहाँ पर ऐलान न किया जाता, क्योंकि मुझे डर ये है कि कहीं हुक्म ना आ जाए कि ये इलेक्शन कमीशन के हवाले कर दें। और इसमें स्विमिंग पूल भी होना चाहिए, खवातीन के लिए अलहदा, खवातीन के लिए अलहदा और मर्दों के लिए अलहदा। जजेस का हम सबको एहतराम करना चाहिए, लेकिन जो कानून वो किसी के लिए बनाएं, खुद अपने ऊपर भी लागू करें। अब बताएं कि 9 मेंबर का बेंच बना और आखिर में वो 3 बेंच का रह गया। मुजम्मिल असलम साहब, 180 करोड़ रुपए लॉयर्स कॉम्प्लेक्स के लिए मौजूद है। ऐलान करते हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान को डर यह है कि ये पैसे इलेक्शन के लिए ना मांग लिए जाएं। अब आप मुझे ये बताइए कि एक तरफ आईनी जिम्मेदारी है, वो है इलेक्शंस, उसके लिए वो फंड्स देना नहीं चाहते, वो टकरा रहे हैं पाकिस्तान की अदलिया से, और दूसरी तरफ इस किस्म के तरक्याती काम भी जाहिर है कि जरूरी होते हैं। बट हाउ डू यू सी दिस प्राइम मिनिस्टर मेकिंग दिस स्पीच? देखिए, ये इनका ठेकेदारी पुराना शौक है। जब ये वजीर आला पंजाब थे, उससे भी ये ठेकेदारियों के काम में बड़े शौक से करते थे। जहां पे सड़क सही भी होती थी उसको तुड़वा के बनवाने के माहिर है ये। तो इनका काम धंधा यही है ना। अब बात ये है कि देखिए, मैं आपको बड़ा सिंपल सी बात बता देता हूँ। 11,500 अरब रुपए इस साल जो है वफाकी हुकूमत का बजट है, और 7 से 7,500 अरब रुपए चारों सूबों का मिलाकर।
कुल मिला के 18,000 अरब से 18 रुपए निकालने, यानी कि मैं आपको कहूँ आपकी जेब में 18,000 रुपए, 18 रुपए निकालने उसमें से, तो आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, अभी इन्होंने जो कल सिर्फ शरह सूद 1% बढ़ाया ना, उससे 300 अरब रुपए सूद की अदायगी में 1 साल इजाफी देना होगा। और 1 साल में जब से आए ना माशाल्लाह ये तजर्बेकार लोग, इन्होंने 10% शरह सूद बढ़ाया, 3,000 अरब रुपए इजाफी सूद के ऊपर अदायगी। मुझे तो यूं महसूस हो रहा मुजम्मिल साहब कि अब हुकूमत 13,000 अरब रुपए। मुजम्मिल साहब, बासित साहब, मुझे तो अब ये महसूस हो रहा है कि हुकूमत में थोड़ा सा एतमाद पैदा हो गया है। शायद IMF की डील अब करीब करीब है, डिफॉल्ट का खतरा पीछे चला गया है, तो इस किस्म के सारे अब इक़दामात हो रहे हैं। आप भी यही समझते हैं? नहीं सर, बात यह है कि इनका ये है ना, ये इलेक्शन ईयर में जाने से पहले इस तरह के काम करते हैं और फिर इलेक्शन ईयर जैसे ही खत्म होता है उसके बाद ये कौम पे अजाब डालते हैं। इनकी कोई सेंसिटिविटी नहीं है IMF प्रोग्राम से, और कोई IMF प्रोग्राम करीब करीब अभी नहीं है। वो सऊदी अरब की यकीन दहानी भी वन साइडेड ये इन्होंने ही बोली है, जो आज से 6 महीने पहले से बात कर रहे थे। अल्लाह करे हो जाए, लेकिन मैं तो आपको एक बात बताऊं कि सर ये मुल्क के 30 जून के बाद मतलब इसका कोई वो नहीं रहना, इसमें कायम नहीं रहना। 30 जून के बाद फिर $25 अरब हमने अदा करने, तो ये गलत फहमी में बैठे हुए। इसका मतलब है हम फाइनेंशियल इमरजेंसी की तरफ जा रहे हैं और वो फिर बुनियाद भी बन सकती है इलेक्शंस को पोस्टपोन करने की। नहीं 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 नहीं, वो बुनियाद बन सकती है इनको उखाड़ने की, क्योंकि अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लग गई ना तो भाई तनख्वाह देने के पैसे नहीं होंगे, ये बिजली चलाने के और ये जो सब्सिडीज देने के पैसे नहीं होंगे, तो वो उनको उखाड़ के फेंक देंगे लोग। ये गलत है, इनको समझ ही नहीं आ रही अभी तक ये बात। और ये अब ये तरीका ये करेंगे कि ये जो IMF से मिलने जा रहे हैं डॉक्टर साहब, वो जो मिफ्ता साहब ने 9 महीने बढ़वाया था ना प्रोग्राम, अब IMF को वापस कहेंगे कि आप जो जून में खत्म हो रहा है इसको 6 महीने और बढ़ा लें, क्योंकि आपका प्रोग्राम 30 जून में मुकम्मल नहीं कर पा रहे हम, तो 6 महीने इसकी जो लाइफ बढ़ा दे। तो IMF इस तरह थोड़ी चलता है। तो ये बिल्कुल ही गलत फहमी में बैठे हुए इस वक्त। आज जो है 300 रुपए में डॉलर की अवेलेबिलिटी नहीं है बाजार में, आप सामान लेने जाए आप सोचें कि 400 रुपए दर्जन केला यार, मतलब इंसान के वहमो गुमान में नहीं रह सकती ये बातें जो हो रही है। आप ये छोड़े, आपको पता है 2 महीने में 40-80 रुपए से 120 रुपए किलो चीनी कर दी। वाह, फिर चीनी हमारे से हुकूमत चीनी वाले इन्होंने आके एक्सपोर्ट करा दी। 2 महीने में 40 रुपए किलो चीनी 50% रेट बढ़ा दिया। ये सरपरस्ती कर रहे हैं साहब, मुझे अंदाजा आटा है, वाले के साथ। मुझे अंदाजा है आपने नमाज तरावी के लिए भी जाना है और आपने जाहिर है कि आपकी और कमिटमेंट है, लिहाजा हम आपको इजाज़त देते हैं। इस सेगमेंट का वैसे भी टाइम खत्म हो गया। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। जाहिर है कि इसके अख्ताम पर ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि बासित साहब, मरीम नवाज साहिबा ज़रूर बनाएं फ्रूट चाट, लेकिन उस आवाम का भी ख्याल रखें जिसका इस रमज़ान में एक जला हुआ पकौड़ा बन चुका है। तशहीर करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल उसको तशहीर करने की ज़रूरत नहीं है। और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बात करेंगे पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर किस किस्म की हलचल है और आगे अगले चंद रोज़ में क्या होने जा रहा है। आफ्टर द ब्रेक, वेलकम बैक। आफ्टर द ब्रेक, अब से चंद घंटे पहले पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने एक इंतहाई अहम करारदाद पास की है। इस करारदाद को कसरत राय से पास किया गया है और करारदाद टकराव की तरफ लेकर जा रही है पाकिस्तान की कौमी असम्बली को, पार्लियामेंट को, पाकिस्तान की अदलिया के साथ। ये मंजरनामा किस तरीके से अनफोल्ड होगा, हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर किरमानी साहब, आसिफ किरमानी साहब, मुस्लिम लीग नवाज से। मैं पहले चाहूंगा कि आप करारदाद जो है उसको सुन लीजिए कि करारदाद क्या पेश की गई है, फिर इस हवाले से बात करते हैं। 3 रुकनी अदलियती बेंच के फैसले को पार्लियामान मुस्तरद करती है। ये ऐवान सियासी मामलात में बेजा अदालती मुदाखलत पर तशवीश का इजहार करता है। हालिया अक़लियती फैसले मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा कर रहा है और वफाकी इकाइयों में तकसीम की राह हमवार कर दी गई है। ये ऐवान मुल्क में सियासी और माशी इस्तेहकाम के लिए मुल्क भर में एक ही वक्त पर आम इंतखाबात के इनेकाद को ही तमाम मसाइल का हल समझता है। ये ऐवान 3 रुकनी बेंच का अक़लियती फैसला मुस्तरद करते हुए वज़ीर आज़म और काबीना को पाबंद करता है कि इस खिलाफ आइन व कानून फैसले पर अमल ना किया जाए।
जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच आसिफ रहमानी साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। कल तक तो बात सिर्फ काबीना तक थी, अब तो कौमी असम्बली जो है वो काबीना और वज़ीर आज़म के इस फैसले के पीछे खड़ी हो गई है और वो ये कह रहे हैं कि हम मुस्तरद करते हैं अदालत के इस फैसले को। ये ज्यादा बेहतर ना होता कि मुस्लिम लीग नवाज जो है वो भी, आपने जिस तरह आपकी जमात कह रही है कि 70% तैयारी है, तो आप इलेक्शन में जाएं और इलेक्शन के मैदान में मुकाबला करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया बासित साहब और नकवी साहब। गुजारिश ये देखिए कि ये सारी जो अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में से कहूंगा जो हो रही है, क्या ही बेहतर होता कि जो एक डिमांड थी, पार्लियामेंट की ही डिमांड थी ना, पार्लियामेंटेरियंस की डिमांड थी, एक फुल कोर्ट बना दिया जाता। और अगर फुल कोर्ट बना दिया जाता तो उसके फैसले पर फिर किसी को भी चू चुना की जरूरत ना होती। 9 से 7, 7 से 3, 5 फिर 3, ये तो देखिए ना, खुद अदालत जो है इस वक्त वो एक मुनकसिम अदालत नजर आती है। और जाहिर है अब उन्होंने एक फैसला दे दिया, लेकिन जाहिर है जब हम ये भी कहते हैं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो पार्लियामान है वो सुप्रीम होती है, तो पार्लियामान जो और इलेक्टेड बॉडी होती है, ये नॉमिनेटेड लोग तो होते नहीं इसमें, नेशनल असेंबली में चारों सूबों की इकाई कहा जाता है इसे। तो मैं समझता हूं कि जो उन्होंने मुनासिब समझा पार्लियामान में, और उन्होंने एक जो उसकी रीजन दी है, मैं समझता हूं वो बड़ी वैलिड है। एक दो और रीजन भी हैं कि एक तो आइन में जहां 90 दिन का लिखा है, उसमें तो अदालत ने खुद भी 2 ऑप्शन दी थी कि जी इधर 90 डेज और मिनिमम डेट टाइम पीरियड उन्होंने कहा उसमें रख लिया, ठीक है, जो पहले फैसला आया था। अब आगे बात कि पार्लियामान की हमारी ये डिमांड थी फुल कोर्ट की, नहीं मानी गई, ओके। अब जो पार्लियामान ने ये कहा कि जी क्या ही अच्छा होता कि अगर ये तमाम इलेक्शन एक ही दिन में हो चुके, ये भी आइन में दर्ज है। अब आप देखिए कि ये जो इलेक्शन की 14 मई की डेट आई है, इस वक्त सेंसस जो है, जो मर्दमशुमारी है, वो अभी आधे मरहले में है। अच्छा, अब क्या होगा, 14 को अगर इलेक्शन होता है तो कुछ लोग इस इलेक्शन में जो नई मर्दमशुमारी के तहत रजिस्टर हुए हैं वो तो इसमें हिस्सा ले सकेंगे। तो उन लोगों का क्या कसूर है कि जो लोग इस मर्दमशुमारी में 14 मई तक नहीं शामिल हो सकेंगे, उनको वोट के हक से महरूम किया जाए। एक तो ये इसमें बहुत वैलिड चीज है। फिर इसमें डिलिमिटेशन होनी है, हल्का बंदियां होनी है। लेकिन बदकिस्मती से मैं ये समझता हूं कि इस मुल्क में एक तो ये जो पोलराइजेशन हो चुकी है ना सोसाइटी में, कि तमाम मुआशरा आपका पोलराइज हो चुका है, और उस पोलराइजेशन के जो असरात हैं वो इदारों में भी चले गए हैं, और वो हम लोग भुगत रहे हैं पकड़ के। और जो रियल इश्यूज हैं जो इस कौम के, और जो मिडिल क्लास के इश्यूज हैं, जो गरीब का इशू है, उस पर तो कोई हम तवज्जो किसी की नहीं। किरमानी साहब देखें, जाहिर है कि आपका इसके हवाले से आपकी एक जमात है, उसका मौक़िफ़ है। जहां तक आपके सियासी मौक़िफ़ की बात है वो शायद बहुत वेटेज रखता हो, लेकिन जो आईनी और कानूनी मौक़िफ़ है, माजरत के साथ, उसमें उतनी जान नहीं है, क्योंकि आइन तो कह रहे हैं कि 90 रोज में इंतखाबात करवा लें, और अब आप कन्फ्रंटेशन के रास्ते पर चले गए हैं। अदलिया से ये डिमांड करना फुल कोर्ट की, लास्ट ईयर इमरान खान साहब डिमांड कर रहे थे, उनकी जमात कह रही थी कि फैसला जो है वो फुल कोर्ट करे, जब डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग का मामला था, और इन्हीं जजेस ने आपके फेवर में उस रूलिंग को उड़ा दिया था, असेंबलियां रिस्टोर कर दी थी, उसी की बुनियाद पर आपकी हुकूमत कायम हुई, और उन्हीं के ऊपर अब आप अदम एतमाद कर रहे हैं। देखिए, वो एक एंटायरली डिफरेंट मैटर था। उसमें इमरान खान साहब की हुकूमत जो थी वो अपना इत्तेहादियों का और एतमाद खो चुकी थी, और उसमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस गिनती होनी थी जिसको वो नहीं करने दिए जा रहे थे। और इमरान खान साहब ने खुद अदालत के रास्ते में रुकावट बनते हुए उन्होंने असेंबलियां डिसॉल्व करने का एडवाइस भेज दी थी प्रेसिडेंट को। उस पर अदालत ने जो फैसला किया वो मेरिट को सामने रखते हुए उन्होंने किया, और एक क्राइसिस को उन्होंने डेवलप होने से नहीं, लेकिन वो भी चाहते थे कि फुल कोर्ट ये फैसला करे। ठीक है ना जी, चले, वो भी चाहते होंगे, लेकिन अब सूरत हाल ये कि आपने हालात को भी तो देखना है ना। देखिए, मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि इसमें क्या कबात क्या थी, या तो वो रीजन दे देती ना कोर्ट के भी ये कबात हम फुल कोर्ट नहीं बनाना चाहते, इसमें ये आईनी रुकावट है, इसमें ये फलाह रुकावट है। उसका सिर्फ फायदा ये होना था, मेरा सिर्फ अर्ज करने का मुद्दा ये है कि उसमें फायदा ये होना था कि ये बिकरिंग नहीं होनी थी,
ये जो आज अब जाहिर है अदालत ने एक फैसला दे दिया, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, हमारे लिए बड़ी वो इज्जत की जगह है जज साहबान, एक फैसला उन्होंने दिया। अब एक फैसला अवाम के जो नुमाइंदे हैं उन्होंने आज दे दिया है, तो बेहतर ये होता कि यहाँ इस पर बैठकर सेनेटी प्रवेल करनी चाहिए थी और कोई ऐसा रास्ता इख्तियार किया जाता जो कि तमाम फ्रीकैन को काबिल कबूल होता, क्योंकि अदालत के पास तभी जाया जाता है जब जो फरीकैन हैं वो अपने मसाइल को हल ना कर सकें। और फिर अदालत को भी चाहिए था कि वो पाकिस्तान के जो हालात हैं इस वक्त जमीनी हालात, उनको देखते हुए वो ऐसा फैसला करती जिससे ये बहरान खत्म होता। तो अब ये कैसे मैं समझता हूं कि इस फैसले से ये क्राइसिस खत्म नहीं हुआ। तो किरमानी साहब, अब इस क्राइसिस को कैसे ख़त्म किया जा सकता है कानूनी एतबार से, क्योंकि जो करारदाद है ये तो बाइंडिंग नहीं है। ठीक है, आपने कैबिनेट को भी पाबंद कर दिया, पीएम को भी पाबंद कर दिया, जिससे हम यही तासुर लेने में शायद हक बजानिब हैं कि अब आप फंड्स वगैरह प्रोवाइड नहीं करेंगे इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन ने कह दिया वो रिक्वेस्ट भी नहीं करेंगे। तो ये क्राइसिस कहाँ जाएगा? आप क्या देख रहे हैं आने वाले दिनों में? एक्सीलेंसी, बात ये है कि मैं इस पर बड़ा एक वाजिया मेरा एक जाती में एक ओपिनियन रखता हूं, और जरूरी नहीं कि मेरा ये जाती ओपिनियन जो है वो कोई पार्टी पॉलिसी भी हो। एक सिटीजन के तौर पर, एक पाकिस्तान मुहिब वतन शहरी के तौर पर, एक मिडिल क्लास का फर्द होने के तौर पर मैं ये अर्ज कर सकता हूं कि इस वक्त जो पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम और मुआशी अदम इस्तेहकाम है, एंड दे बोथ आर लिंक्ड, इंटरलिंक्ड, इसका बेस्ट तो हल ये है कि इस मुल्क में अब टाइम आ गया है कि ग्रैंड डायलॉग की जरूरत है। और ये जो पोलराइजेशन है जिससे मैंने पहले अर्ज किया कि ये इदारों को इस पोलराइजेशन से अबव होना चाहिए। पर लेकिन हाउएवर हैविंग सेड दैट सर, टाइम अब आ गया है कि हम बैठे, ये मुल्क हमारे हाथ से निकल जाएगा खुदा ना खास्ता, ये बड़ी कीमती कुर्बानियां दे के हासिल किया गया है। नहीं, तो आपने बड़ी जबरदस्त बात की, आप डायलॉग की बात कर रहे हैं, लेकिन किरमानी साहब, आपके जो कॉलीग्स हैं आपकी पार्टी में वो आपकी बात से एग्री नहीं करते। आज हमने देखा कि असद कैसर साहब, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हुकूमत और हम एक साथ बैठें, इंतखाबात आगे पीछे हो सकते हैं, यानी कि उनका जो सबसे देरीना मुतालबा है वो उसके ऊपर लचक दिखा रहे हैं। हम आईनी तरामीम के लिए भी तैयार हैं, ये असद कैसर साहब ने कहा है, और हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो मुज़ाकरात के लिए इकदाम करें। फिर इसके जवाब में हमने देखा कि ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो ये कहते हैं कि इमरान खान मुज़ाकरात में सबसे बड़ी रुकावट है, इस ऑफर के पीछे सितंबर की तब्दीलियां तो नहीं, और वो मुज़ाकरात जो है उसके लिए ये ओनस और ये जिम्मेदारी तो आपकी जमात पर है, आपके प्राइम मिनिस्टर पर है कि वो मुज़ाकरात के लिए बढ़े। देखिए, जहां तक प्राइम मिनिस्टर की आपने फरमाया, तो प्राइम मिनिस्टर तो जब अपोजिशन लीडर था उसने तो उस वक्त हाथ बढ़ाया था कि आओ मिसाके मईशत कर लो। तो इमरान खान साहब का एटीट्यूड आपने देखा, बड़ी हकारत से उन्होंने उनका हाथ झटक। तो सर अब उसका बदला तो ना लेना इमरान खान से, आज तो आप बात नहीं है। नो, अब मुझे कंप्लीट करने देना, 2 मिनट इन द मिडल प्लीज। अब गुजारिश ये है, उसके बाद भी टॉक्स सेकंड ईयर में शुरू हुई, लेकिन इमरान खान साहब नहीं मानते थे। फिर अब पिछले दिनों उन्होंने कहा, जबकि हाँ जी मैं डायलॉग करने को तैयार हूं, एक दिन पहले ये कहा, अगले दिन दोबारा उन्होंने यू टर्न लेते हुए कहा कि मैं तो नहीं बैठूंगा इन चोरों के डाकुओं के साथ, हाँ मेरे लोग बैठ जाएंगे। बात यह है कि मैं इसलिए डायलॉग की बात करता हूं, ये चाहे जिसने भी की है बात, मैंने तो पहले अर्ज किया कि मैं तो एक पाकिस्तान के वेल विशर के तौर पर बात कर रहा हूं। कल को पीडीएम क्या कहती है, इमरान खान साहब क्या कहते हैं, वो जाने, उनका काम जाने। लेकिन मैं ये समझता हूं कि इस वक्त जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, और उसमें मैं ये भी कहता हूं कि देखिए, एक टाइम था जब न्यूट्रल रहने का वक्त था, तब कुछ लोग न्यूट्रल नहीं थे। अब आज जो वो न्यूट्रल हैं, तो आज मैं नहीं समझता कि इस वक्त मुल्क के जो संगीन हालात हैं, इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, जुडिशरी, पॉलिटिकल फोर्सेस और मीडिया, किरमानी साहब, कल सोसाइटी, ये बैठे और बैठ के इस मुल्क को इस क्राइसिस से आगे ले जाए। कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास भी होने जा रहा है। मैं ये जानना चाहता हूं कि कहीं बिहाइंड द सीन्स अदलिया के साथ भी कोई कांटेक्ट है आप लोगों का कुछ, क्योंकि आपने आज रेजोल्यूशन तो पास कर दी, क्योंकि आपने यही कहा है कि आप फुल कोड बनाइए, वो फैसले करें, तो कोई इस किस्म की बातचीत बिहाइंड द सीन्स चल रही है कि नहीं? नहीं, मेरे इल्म में कोई ऐसी बात नहीं है बासित साहब मोहतरम कि कोई ऐसी कोई चीज चल रही है।
लेकिन ये है कि जाहिर है जो मुल्क के हालात हैं इस वक्त, उसमें जाहिर है प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो सिक्योरिटी के भी इश्यूज हैं, आपको पता है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि आपकी फोर्सेस सारी एंगेज हैं इधर ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर पर, और जिस तरह हम घिरे हुए हैं जियो पोलिटिकली, तो एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग कल बुलाई है प्राइम मिनिस्टर ने, आई एम वेरी होपफुल कि उसका कोई अच्छा नतीजा निकलेगा और ऐसे फैसले लिए जाएंगे जो मुल्क और पाकिस्तान के और उसके कौम के मफाद में हो, और ये जो एक केओस और अफरा तफरी और एक हिजाम की कैफियत है, इसका खात्मा होना चाहिए। ये किसी को सूट नहीं करता, ना ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को सूट करता है, ना ये हुकूमत को सूट करता है, ना अपोजिशन को करता है, ना जुडिशरी को करता है। तो इतना सख्त क्राइसिस है, तो क्या आप मुनासिब समझते हैं किरमानी साहब कि वजीर आजम को पाकिस्तान से बाहर होना चाहिए इस वक्त? देखिए, उसमें ये तो क्योंकि माह रमजान का मुकद्दस महीना एक्सीलेंसी चल रहा है, और ये आपके भी इल्म में है कि ये आज की नहीं, ये काफी अरसे से वो एक्सरसाइज प्रैक्टिस होती है कि मियाँ साहिबान भी और उनकी जो फैमिली के लोग हैं वो आखिरी अशरा जो है इबादत के लिए वो मदीना मुनव्वरा शरीफ या मक्का शरीफ वहां जाके गुजारते हैं। तो ये तो एक इबादत का महीना है, इस पर तो जाहिर है हमें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। वैसे भी प्राइम मिनिस्टर जहां भी हों, उनका आपको मालूम है कि राब्ते पे रहते हैं, और इस वक्त आजकल के जो हाईटेक दौर है उसमें कोई वर्चुअल चीजें भी हो जाती हैं, ऑनलाइन भी चीजें हो जाती हैं। असल चीज ये है, असल जो मैं दोबारा अर्ज करना चाहूंगा स्ट्रेस देने के लिए, कि तमाम लोगों को, किसी को मेरी अगर शक्ल नहीं पसंद या मुझे किसी का लिबास नहीं पसंद, वट एवर द रीजन, ये जो पेटी पॉलिटिक्स है, ये टॉडलर्स वाली जो पॉलिटिक्स है ना, बच्चों वाली टॉडलर्स वाली पॉलिटिक्स, इसको साइड पे रखें और सबसे पहले नंबर 1 पाकिस्तान को आगे रखें, पाकिस्तान का मफाद आगे रखें। तो मैं समझता हूं कि जो नेक नीति के साथ फ्री कैन आगे बढ़ेंगे, तो ये कोई ऐसा डेडलॉक नहीं है कि जिसका हल ना निकले। नहीं किरमानी साहब, ये आपने जाहिर आगाज में कहा कि ये आपकी इंडिविजुअल थॉट है, क्या इस थॉट के ऊपर आपकी पार्टी में कोई सीरियस डिस्कशन भी हुई है? देखिए, जब भी पार्टी की मीटिंग्स होती हैं तो हर पहलू पर गौर किया जाता है, लेकिन आप देखिए ना, ताली 2 हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती है। इमरान खान साहब का जो माजी है वो उस पर एतबार करने के लिए बहुत बड़ा हौसला और चाहिए, दिल चाहिए। सुबह कुछ कहते हैं, दोपहर कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं। पहले तो ये देखा जाए कि क्या वो सीरियस भी हैं या वो सिर्फ, अब देखिए ना कि ये कितना एक मजाक हुआ, उन्होंने तमाशा बना दिया पकड़ के कि ये जो असेंबलियां तोड़ी उन्होंने, क्या इस पे उनको हासिल होगा। और जहां तक ये बात है, एक क्राइसिस में ले गए सिचुएशन को वो पंजाब की और केपी की असेंबलियां डिसॉल्व करके, और उनको शायद ये गुमान है कि जी शायद वो उनकी बहुत पॉपुलैरिटी है। ऐसी भी कोई बात नहीं है। जो आज महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी और जो माशी सूरत हाल है, उसके असल जिम्मेदार इमरान खान साहब है। 2013 से लेकर 17 तक अब देख लीजिए महंगाई क्या थी, पेट्रोल की कीमत क्या थी, आटा, चीनी और तमाम चीजें लोगों की कुव्वत खरीद में थी। ये तो इमरान खान साहब 2018 से आए और एक महंगाई का उन्होंने तूफान बर्पा किया जो आज हमारे पे मलबा पड़ा हुआ है। लेकिन सर 2022 से 23 तक भी हालात कोई आपके सामने है कि किस तरीके से खराब हुए हैं? देखिए, जो 4 साल का डैमेज है, 3.5-4 साल का, वो ओवरनाइट नहीं हो सकता, उसको रिपेयर नहीं हो सकता। आप IMF के पास पहले कहते थे नहीं जाएंगे, फिर आपने कहा जी गए आप और देर से गए, फिर IMF की कड़ी शराइत पर आपने उनसे एग्रीमेंट किया, और फिर जाते जाते आपने अपने पर्सनल गेन्स के लिए पाकिस्तान को नहीं देखा, आप वो मुआहदा तोड़ गए। क्या फिर शौकत तरीन रिकॉर्ड पे नहीं है कि उन्होंने दोनों वज़राए खजाना को, केपी और पंजाब वालों को कहा कि ये लिखो IMF वालों को कि मुआहदा ना करें। तो कहने का मतलब ये है कि जब पाकिस्तान को आप सामने रखें तो फिर ये चीजें नहीं होनी चाहिए। किरमानी साहब, तो फिर हम ये तवक्को रख सकते हैं कि 8 अक्टूबर को नेशनल असेंबली और तमाम 4 प्रोविंशियल असेंबलीज के इंतखाबात एक साथ ही होंगे? मैं बासित साहब इस बारे में कुछ नहीं अब कह सकता, क्योंकि एक अदालत का फैसला आया है। अब इसको कैसे, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, कैबिनेट ने उसको रिजेक्ट किया, आज पार्लियामान ने किया, लेकिन ये तो एक पॉलिटिकल हो गया ना जी फोरम, जिससे हुआ डेमोक्रेटिक फोरम से। अब इसकी लीगल क्या है स्ट्रेटेजी, वो जाहिर है मुशावरत हो रही है जी। PDM के और क़यादत और उनके जो लीगल्स हैं वो इसमें मुशावरत कर रहे हैं कि इसमें इस सूरत हाल को कैसे हैंडल किया जाए।
अच्छा किरमानी साहब, मुझे ब्रेक पे जाना है, उससे पहले बस एक बात बता दीजिए। ये जो आपने एक तो मुज़ाकरात की बात की, इस वक्त पाकिस्तान के अवाम जो है वो बड़ा एक अदसा लगाकर इस सारे मामले को देख रहे हैं। अगर आप मुज़ाकरात में चले जाते हैं, इमरान खान अगर संजीदा नहीं है तो उनकी गैर संजीदगी को फिर पाकिस्तान के अवाम जज करेंगे, अवाम की अदालत में जो है वो ये फैसला होगा। लिहाजा सिर्फ मेरा ख्याल है कि इस वजह से कि इमरान खान सीरियस नहीं है तो आप उनकी नॉन सीरियसनेस को एक्सपोज भी कर सकते हैं मुज़ाकरात में जाके। अलबत्ता सवाल मेरा ये है ब्रेक से पहले, जाहिर है कि इकट्ठे हो रहे हैं सऊदी अरब में, शरीफ फैमिली जो है, लंदन से भी लोग आ रहे हैं, इस्लामाबाद से, पाकिस्तान से भी जा रहे हैं। जो वापसी है वो कुछ लोगों की लंदन और कुछ लोगों की पाकिस्तान होगी, या हम ये सरप्राइज एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो तैयारा पकड़ेंगे और अपने छोटे भाई के साथ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ पाकिस्तान लैंड करेंगे? देखिए, मैं समझता हूं कि अभी तो वो जाहिर है जिस पर्पस के लिए जा रहे हैं वहाँ इबादत के लिए, और जो वापसी का मियां साहब का है वो मैं हमेशा कहता हूं कि वापसी का फैसला मियां साहब खुद करेंगे इन कंसल्टेशन, अपनी मुशावरत अपने डॉक्टर्स के साथ, क्योंकि जाहिर है अब वो एज के हिस्से में है और उनकी जो मॉर्बिडिटीज हैं, कोमॉर्बिडिटीज जो हैं, जो उनको मर्ज लाहक हैं बीमारियां, तो उसमें जाहिर है डॉक्टर्स की भी क्लियरेंस जरूरी है, क्योंकि जब भी वो आएंगे तो यहाँ आके उनको भागदौड़ तो करनी पड़ेगी। तो वो सारी चीजें, ये दो जो मैंने अर्ज किए एलिमेंट्स के, एक तो खुद वो फैसला करेंगे और एक उनकी डॉक्टरों की क्लियरेंस से ये मशरूत है। और लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि नवाज शरीफ साहब जल्द वतन आएंगे। ये नहीं मैं अर्ज कर सकता कि वो अब आएंगे या इसके बाद आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मानी साहब, आपने अपना वक्त दिया। बाजिद साहब, कोई जो है वो जो बात बार बार की जा रही थी कि इंतखाबात से पहले आप देखेंगे कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वापस आएंगे। अच्छा, ये ऐलान मल्टी लेयर्ड लेवल के ऊपर किया गया। हमने सुना पीएमएलएन के लीडर्स को, और खासतौर पर मरियम नवाज साहिबा जब 28 जनवरी को पाकिस्तान वापस आई, उसके बाद से वो मुसलसल अपने जलसों में कहती रही कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बहुत जल्द वापस आएंगे। और बासित साहब पहले दिन से ये कह रहे हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ उस वक्त तक वापस नहीं आएंगे जब तक उनको अपने सियासी मुस्तकबिल के हवाले से, अपने अदालती मुस्तकबिल के हवाले से मुकम्मल गारंटीज नहीं मिल जाती। ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अब क्या ऑप्शंस रह गए हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब मौजूद हैं। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच जी। सर, मुझे ये बताइए, इलेक्शंस अब लग रहा है कि आपको नहीं मिल रहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अब कौन से कार्ड्स रह गए हैं कि हुकूमत को मजबूर करे कि इलेक्शन की तरफ बढ़ा जाए? देखिए, अगर इलेक्शन नहीं हो रहे तो मुझे समझ नहीं आएगी कि किस बेसिस पे नहीं हो रहे। अगर तो वो ये कहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बेस्ड ऑन, सुप्रीम कोर्ट के अलावा उससे पहले जो जब जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी जब अपना वो डिसेंटिंग नोट लिखा था, उसमें उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट का मेंशन किया था कि उसके फैसले को करे। उसका फैसला जो 10 फरवरी को आया था वो भी ये था कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराओ। अगर ये लोग, अगर पीडीएम जो है, विच इज बेसिकली स्टैंड्स फॉर पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन मूवमेंट, अगर ये लोग आइन को नहीं मानते, अगर ये लोग सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, तो फिर ये बेसिकली सिर्फ ये कर रहे हैं कि ये एक बदमाशी कर रहे हैं। और अगर ये लोग बदमाशी पर उतर आते हैं तो फिर उसकी अनफॉर्चुनेटली उसकी एंडिंग अच्छी नहीं होती। ठीक है, यानी किस किस्म के मंजरनामे, यानी किस किस्म के मंजरनामे की आप बात कर रहे हैं कि अगर बदमाशी की गई तो क्या होगा? देखिए ना, उसमें देखिए बात ये है, देखिए इस वक्त आपको पता है कि 70% से ऊपर जो इस वक्त के तजज़िये आ रहे हैं, 70% से ऊपर जो अवाम है, जब ये लोग कहते हैं ना कि अवाम रद्द कर रही है, इस वक्त जितने भी आप सर्वेस देख लें, अबव 70% पीपल आर प्रो इलेक्शन। सो हाउ कैन दे से कि जी इलेक्शन अवाम चाहती है कि इलेक्शन ना हो? अगर इनका मतलब अवाम से पीडीएम की जमातें हैं तो उसका मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन अवाम ने बाय लार्ज बता दिया है कि दे आर प्रो इलेक्शन। आप नहीं अगर डॉक्टर साहब के ये जो है
पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने भी आज कह दिया कि हम कोई रिक्वेस्ट नहीं करेंगे किसी फंड्स के लिए गवर्नमेंट को। तो इससे हम क्या क्या हम समझें कि इलेक्शन कमीशन फिर कोई अपने लिहाज से विड्रॉ करे अपने आप? देखिए बात यह है कि इलेक्शन कमीशन अगर कहती है हम फंड्स नहीं मांगेंगे तो उनके पास कहीं से पैसे होंगे, उनको किसी ने दिए होंगे या उनके पास कुछ होंगे। उनका काम है, उनका सिंपल काम है जो कॉन्स्टिट्यूशन जिस चीज की वो तनख्वाह लेते हैं, अगर उनकी तनख्वाह सिर्फ एक चीज की है कि पाकिस्तान में जब कभी भी कौमी असेंबली, नेशनल या प्रोविंशियल असेंबलीज अपनी मुद्दत खत्म करे या किसी जगह पे कोई कैंडिडेट के जगह पे बाय इलेक्शन हो या किसी जगह पे बाय आर्टिकल 224(2) के तहत अगर वहां पे अर्ली डिसोल्यूशन हो जाए तो इनका सिर्फ एक काम है वहां पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना। नहीं, उनका कहना ये भी है कि जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है बड़ी क्लियर है, हुकूमत हमें खुद ही पैसा दे बगैर हमारे मांगे। देखिए बात यह है कि बिल्कुल अगर आप वो समझते हैं कि ये हुकूमत इस तरीके ही है, अगर इन्होंने अगर ये कहते कि बगैर हमारे मांगे कहा था तो पहले इनको क्या हुआ था जिस वक्त ये मांग रहे थे कि जी हमें कोई दे नहीं रहा, हम मांग रहे हम नहीं दे रहे। ठीक है, देखिए इनको सिर्फ एक चीज दिमाग में रखना चाहिए कि अगर ये लोग अपना काम नहीं करते तो ये बेसिकली मेरे लिहाज से, मैं गलत भी हो सकता हूं, ये हराम कमा रहे हैं। इन्होंने अल्लाह को हिसाब देना है, इन्होंने मियां नवाज शरीफ को हिसाब नहीं देना। ये अपनी कब्र के लिए अजाब बना रहे और कुछ नहीं कर रहे। इमरान खान इलेक्शन कराएं ना कराएं वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी चीज को फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान को नुकसान होगा और इनकी अपनी कब्र में इनको सवाल जवाब देना होगा। अगर ये उसके लिए तैयार हैं 100 बिस्मिल्लाह ना मांगे, अगर ये समझते हैं कि ये करने से इनका पैसा, ये जो तनख्वाहें ले रही है वो हलाल हो जाएंगी, तो 100 बिस्मिल्लाह ना करें। सही। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं, आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान में हमसे थोड़ी देर पहले वो इनॉग्रल सेरेमनी में थे लॉयर्स कॉम्प्लेक्स की इस्लामाबाद में, और वहां पर जो है वो उनका मोड वही कन्फ्रंटेशनल टकराव वाला नजर आता है। उनको नजर आ गया है कि काबीना मेरे साथ खड़ी है, पार्लियामेंट ने, कौमी असम्बली ने करारदाद पास कर दी है। वो कहते हैं कि 1 अरब 80 करोड़ रुपए जो है वो मैं दे सकता हूं वकला को, लेकिन मैं ये ऐलान जो है वो ऐसे नहीं करना चाह रहा था, कहीं ये पैसे भी इलेक्शंस के लिए ना मांग लिए जाएं। स्विमिंग पूल का भी ऐलान किया उन्होंने कि मर्दों के लिए अलग और खवातीन के लिए अलग स्विमिंग पूल जो है वो उस कॉम्प्लेक्स में बनेगा। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसने जो आज एक लेटर लिखा है आर्टिकल 19A के तहत, ये जो फैसला है काबीना का, इस हवाले से तफसील मांगी है, क्या आप इस मामले को अब कोर्ट में दोबारा लेकर जाएंगे? देखिए मैं समझता हूं कि जब हम बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर जो 3 जो इदारे हैं, इंपॉर्टेंट इदारे हैं, जिसको हम ट्राइकोटमी ऑफ पावर कहते हैं, जिसमें से एक आ जाता है जो ऑब्वियसली जो हमारी असेंबलीज है, नेशनल असेंबली एंड सेनेट, ठीक है, जिसको हम लेजिस्लेचर कहते हैं। एक है जिसको हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं जो कि काबीना कहलाती है, हुकूमत कहलाती है, और एक है जिसको हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। ये 3 पिलर्स हैं, इक्वल पिलर्स हैं, इनमें से कोई एक दूसरे को निगेट नहीं कर सकता। अगर एक पिलर दूसरे को निगेट करना शुरू कर देगा, आपकी स्टेट जो है अनस्टेबल हो जाएगी। अगर प्राइम मिनिस्टर और उनकी चोरों की काबीना अगर ये समझती है कि रेजोल्यूशन पास करने से वो इन पिलर को आपस में लड़वा देंगे और इमरान खान की नफरत में ये दोबारा उन्हीं फोर्सेस को लेकर आएंगे जो कि नॉन पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, तो ये इनकी है। और मुझे अफसोस इस बात का होता है, नॉन पॉलिटिकल फोर्सेस तो नहीं है, वो सियासी जमातें हैं। पाकिस्तान की तारीख में वो इंतखाबात लड़के हुकूमतें बनाती रही हैं। फिर ये भी है कि पार्लियामेंट तो और एग्जीक्यूटिव तो एक साथ ही हो गई हैं, इस वक्त एक ही पेज पे हैं। देखिए एग्जीक्यूटिव इज गवर्नमेंट, जो कैबिनेट है उसको एग्जीक्यूटिव कहते हैं, जिसका हेड प्राइम मिनिस्टर होता है, दैट इज कॉल्ड एग्जीक्यूटिव। ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंस्टीट्यूशंस, दे आर नॉट एग्जीक्यूटिव, द इंस्टीट्यूशंस आर सिंपल, दे आर फंक्शनरीज ऑफ द गवर्नमेंट। वो गवर्नमेंट के मातहत होती हैं, वो स्टेट की मशीनरी में नहीं आती। स्टेट की मशीनरी ये 3 चीजें हैं।
अगर इन तीन चीजों में ये लोग आपस में लड़वा रहे हैं, नहीं, लेकिन पार्लियामेंट और एग्जेक्टिव तो इस वक्त एक ही पेज पे नजर आ रहे हैं हमें ना। तो ठीक है, ये तीसरी पिलर के साथ लड़ना चाह रहे हैं ना। ये देखिए, ये सबसे पहले तो पार्लियामेंट इनकम्प्लीट है, सबसे पहले तो आपकी नेशनल असेंबली इनकम्प्लीट, ठीक है, उस लिहाज से उसकी कोई हैसियत नहीं बनती। इट इज एन इनकम्प्लीट नेशनल असेंबली, so how can they even think about it? जब आपकी वहां ऑपोजिशन नहीं है, जब आपके वहां पे कुछ है नहीं, तो हाउ कैन यू डू दैट थिंग? ये मुझे समझ नहीं आती कि ये जो 1973 के आइन के चैंपियन बनने हैं, जो कि कहते हैं कि जुल्फिकार अली भुट्टो और उसका दिन रात नाम लेने से नहीं थकते, उनको इस शर्म नहीं आती कि उसी आदमी के बनाए हुए, अपने नाना, अपने ससुर, अपने लीडर के बनाए हुए आइन को ये लोग तबाह करना चाह रहे हैं। जिन फोर्स सर बड़ा वैलिड पॉइंट है आपका कि ये असेंबली जो है इसके ऊपर सवालात मौजूद है, वहां पर अपोजिशन नहीं है, लेकिन इसको एक अपोजिशन लेस असेंबली बनाने का फैसला भी तो आप ही का था। नहीं, सॉरी, हमारा अपोजिशन लेस असेंबली बनाने का फैसला नहीं था, हमारा इस असेंबली से निकलना था। और हमारा ख्याल था कि ये लोगों के अंदर इतनी, जिसे कहते हैं ना, एक गैरत होगी कि ये लोग कहेंगे कि यार ठीक है, आओ इलेक्शंस कराते हैं। लेकिन हमें नहीं पता था कि हम लोग एक इस पार्टियों के साथ कर रहे हैं कि जिनके अंदर वो क्या कहते हैं, वो बड़ाई है ही नहीं। So it was a political miscalculation on your part? No, I don't think so. It's a political miscalculation. I think we overrated them. We thought that they are political-minded people. We thought that overrating itself is a miscalculation. सर फाइनली वक्त कम रह गया, मुझे प्रोग्राम खत्म करना है। मुझे बड़ा क्विकली बता दीजिएगा, आपकी तरफ से आज आपकी जमात के असद कैसर साहब ने मुज़ाकरात की ऑफर की, उसके जवाब में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि स्पीकरशिप के दौरान असद कैसर साहब मुख्तलिफ मामलात पर हुकूमत की तरफ से ऐवान की कार्रवाई के मुतल्लिक इमरान खान की तरफ से कमिटमेंट देते वक्त आने पर वज़ीर आज़म की जिद का बहाना बनाकर माजरत कर लेते थे। इमरान खान के सियासी मौक़िफ़ की तब्दीली का रिकॉर्ड मुज़ाकरात में सबसे बड़ी रुकावट और रिस्क है। ऑफर के पीछे सितंबर की तब्दीलियां तो नहीं। एक तो ये बता दें कि क्या इमरान खान साहब मुज़ाकरात की राह में रुकावट है, दूसरा ये सितंबर की तब्दीलियां हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सदर पाकिस्तान की बात कर रहे हैं या कोई और भी तब्दीलियां हैं? देखिए, बात ये हो जाती है, ये जो होती है ना कि क्या सराइयां कि कब क्या होने वाला, क्या कुछ पता नहीं है कि क्या होने वाला है। जिस तरीके से ये चल रहे हैं, अल्लाह खैर करे, ये मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। अगर इन लोगों को एज फार एज इमरान खान इज कंसर्न, इमरान खान ने पहले दिन से कहा हुआ है कि मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूं। एज फार एज मुज़ाकरात जो होना, उसका पॉइंट ऑफ जो मेन पॉइंट है वो ये है कि इस मुल्क में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जब हम कहते हैं आइन सुप्रीम है, जब हम कहते हैं कि ये पार्लियामान सुप्रीम है, पार्लियामान को इलेक्ट करने वाले लोग सबसे ज्यादा सुप्रीम है, वो अवाम है। तो जब तक हम उस अवाम के मैंडेट के लिए हम देखें कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कब, कैसे और कराए जाएंगे, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एजेंडा। उसके बगैर अगर आप ये करना शुरू कर दे कि नहीं ये मैं करूंगा, मेरी बारी है, तुम्हारी बारी, ये बारियों वाला हिसाब किताब 1990s में था। ये बारियों वाला हिसाब किताब खत्म हो चुका है। अब आपने सीरियसली देखना है कि इस मुल्क को किस चीज की जरूरत है। अगर इस मुल्क को जरूरत है इलेक्शन की, और मैं आपको एक बात बता देता हूं, इट डजंट मैटर हु कम्स इन पावर, as far as elections are done and somebody comes with a clear mandate, the whole situation of Pakistan will stabilize. Sir, thank you. वो stable नहीं होगा। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया और बासित साहब, आज के प्रोग्राम में एक बात बड़ी जबरदस्त हुई है। टुवर्ड्स द एंड डॉक्टर साहब ने एक बात की एंड आई एग्री विद इट। और आज क्योंकि हमारा लास्ट प्रोग्राम भी है, हमने फिर मंडे को आना है, मंडे से हम दोबारा ज्वाइन करेंगे, लेकिन आज के प्रोग्राम में एक आइडेंटिफिकेशन हो गई है। वो जो लाइन है ना कि कुछ पता नहीं क्या होने जा रहा है,
ये मीडिया के लिए भी है, ये आवाम के लिए भी है। हमारे वज़ीर-ए-आज़म को नहीं पता क्या होने जा रहा है, हमारी सुप्रीम कोर्ट श्योर नहीं है कि क्या होने जा रहा है। वो कह रहे हैं ये हो जाए, श्योरिटी मौजूद नहीं है। हमारे सेनेटर्स को, हमारे मेंबरान कौमी असम्बली को नहीं मालूम क्या होने जा रहा है, हमारे इदारों को नहीं मालूम क्या होने जा रहा है। लगता है कि सुबह उठते हैं, ट्विटर देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, व्हाट्सएप देखते हैं और फैसला करते हैं कि हम आज इस तरीके से इस मुल्क को चलाएंगे। ये एक बहुत बड़ा मसला है। अब तक के लिए इतना ही। मुझे एम्बेसडर अब्दुल बासित को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।